नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के वॉर फ्रंट्स की हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आखिरकार आज विस्फोट में वो कौन कौन सी खबरें रहने वाली हैं जिसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। रूस से यूक्रेन फ्रंट पर भीषण हमले लगातार चल रहे हैं। तानाशाही के बहाने जो तंज है वो भी कसा जा रहा है। अब ये क्या तंज कसा जा रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ रूस है जो यूक्रेन पर हमले कर रहा है, दूसरी ओर यूक्रेन भी रूस पर पूरे तरीके से पलटवार करते हुए नजर आ रहा है। इस बीच जानकारी ये मिली है कि अमेरिका ने पुतिन को एक बड़ा झटका दिया है। इस बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके बाद दूसरी बड़ी स्टोरी विस्फोट की कौन सी होगी वो जान लीजिए। बात होगी अमेरिका की कि वेनेजुएला के बाद आखिरकार अब किसकी शामत आ गई है, क्योंकि वेनेजुएला के बाद अमेरिका फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अमेरिका ने दक्षिण अमेरिकी देशों को कड़ी चेतावनी दे दी है। माना यह जा रहा है कि वहां भी अमेरिकी सेना का एक्शन और दखल देखने को मिल सकता है। अब कौन से वो देश हैं और वो आखिर क्यों अमेरिकी सेना के निशाने पर आ सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद ही तीसरी बड़ी स्टोरी की बात कर लेते हैं जो उत्तर कोरिया से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन टेंशन में है और उसने अपनी सेना को एक बड़ा आदेश दे दिया है। आखिर क्या है वो आदेश जो किम जोंग उन की टेंशन की वजह है, उसकी टेंशन को बढ़ा रहा है? उससे निपटने के लिए सेना को वो कौन सा आदेश है जो उसकी तरफ से जारी किया गया है? और चलिए विस्फोट की सबसे पहली जानकारी क्या है रूस से जुड़ी हुई वो मैं आपको बता देती हूँ। निप्रोपेट्रोवस्क में रूस ने एक बड़ा हमला किया है। यूक्रेन को वोस्तोक ग्रुप पर रूस का यह अटैक देखने को मिला है। रूस का जो मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है उससे यह हमला किया गया है और यूक्रेन की सेना को पहुंचा है। रूस ने यूक्रेन का कौन सा इलाका है जिस पर यह अटैक किया है? निप्रोपेट्रोवस्क वो इलाका है जिस पर यह अटैक किया गया है और इसमें वोस्तोक ग्रुप पर रूस ने जो मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से हमला किया उसकी वजह से यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। मल्टी लॉन्चर जो रॉकेट सिस्टम है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक आप गिन नहीं सकते इस रफ्तार के साथ यहाँ से रॉकेट भेजे जाते हैं। और इसकी वजह से बताया यह जा रहा है कि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन की सेना का एक बड़ा नुकसान कर दिया है, क्योंकि ये बार बार जो रॉकेट लॉन्चर से ये रॉकेट भेजे जा रहे थे, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इसे कहते हैं, जब इसे भेजा गया, इससे कई सारी मिसाइलों को भेजा गया है, रॉकेट को भेजा गया है, तो इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान यूक्रेन की सेना को पहुंचा है। और रूस तो अब यही कह रहा है जब से नए साल की शुरुआत हुई है कि हम रूस को अपने अधिकार में लेकर के रहेंगे, हम उस पर अपना अधिकार स्थापित कर करके रहेंगे और जब तक ये हमला चलने वाला है। हालांकि यूक्रेन भी रुकता हुआ थमता हुआ नजर नहीं आता है, वो भी मुंहतोड़ जवाब देता है। लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी दहलाने वाली हैं कि किस तरीके से ये जो अटैक है, एक बड़ा अटैक रूस की तरफ से यूक्रेन पर कर दिया गया है। तो आपने ये खबर जान ली, क्या थी ये खबर कि मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से हमला किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी वजह से भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है और भारी नुकसान होगा। जिस तरीके से ये कार्रवाई कर रहा है मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं एक और जानकारी आ रही है, पोक्रोवस्क में यूक्रेन का एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। ये जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। पोक्रोवस्क में ये पलटवार किया गया है जिसकी वजह से ये बड़ा अटैक वहां पर हुआ है। रूसी सेना की जो सप्लाई लाइन है उस पर यह हमला किया गया है। एक बार फिर से जो रूस की सप्लाई लाइन है उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, उसे ट्रेन को पूरी तरीके से डैमेज करने का प्रयास किया गया है। डोनेस्क में इसकी वजह से सप्लाई प्रभावित हो सकती है, ये बताया जा रहा है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने कई सारे गाइडेड बम तक वहां पर गिराए हैं और उसके बाद जो स्थिति है वो इस तरीके से बनी हुई है कि जगह जगह पर अब तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं पर ज्यादा नुकसान हुआ है तो उसे तुरंत से तुरंत रिकवर कर लिया जाए, क्योंकि ये सप्लाई सिस्टम को बाधित कर रहा है। इसी वजह से तुरंत से वहां के जो नौसैनिक हैं वो जमीन पर उतार दिए गए हैं। विस्फोट की जो तस्वीरें है वो जरा देख लीजिए कि किस तरीके से ये धमाका होता है, उसके बाद एक बड़ा विस्फोट देखने को मिलता है, आग लग जाती है और इसके साथ ही जो डैमेज है वो बताया जा रहा है कि सप्लाई चेन में ये डैमेज हुआ है। यानी दोनों ही देश एक दूसरे पर उसी तरीके से उसी इंटेंसिटी के साथ हमले करते हुए नजर आ रहे हैं जैसा कि वो पहले कर रहे थे। एक तरफ रूस ने यूक्रेन के इलाके को दहलाया है तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूसी सेना की सप्लाई लाइन पर एक बड़ा हमला किया और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि डोनेस्क में सप्लाई प्रभावित हो सकती है।
यूक्रेनी एयरफोर्स ने कई सारे गाइडेड बम गिराए हैं, तो दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि रूस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए रॉकेट दागे गए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है, एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। वहीं बात अगर रूस और यूक्रेन जंग की जाए तो करीब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं दोनों देशों की जंग को, लेकिन दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार अटैक करती जा रही है। रूसी हमलों से जहां यूक्रेन में जबरदस्त तबाही फैल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूक्रेन की, तो उसकी सेना के अटैक से रूस में भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा तबाही नहीं मची हुई है, ये रूस दावा करता है। रूस और यूक्रेन की जंग भीषण। तबाही फैलाती मिसाइलें और ड्रोन। रूस और यूक्रेन की जंग बीते 4 साल से जारी है। सर्दियों में रूस के हमले न केवल यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, रूस की मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से यूक्रेन की राजधानी दहल उठी। रूसी सेना के टारगेट पर रिहायशी इलाकों के साथ ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना ने मिकोलाइव और खैरसॉन में भीषण अटैक किए। इनका टारगेट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। साथ ही थर्म पावर प्लांट पर भी अटैक किया गया। इसके साथ ही जयपुरेजिया में भी हमला किया गया। यहां हुए ड्रोन अटैक से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हालांकि खबर है कि कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन कुछ ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के ओडेसा पर हमले कर रही है। ओब्लास्ट इलाके के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है।
साथ ही कुछ औद्योगिक ठिकानों पर भी हमला किया गया है, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। माना जा रहा है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ मिसाइलें और ड्रोन अपने टारगेट को नेस्तनाबूद करने में कामयाब रहे। यूक्रेन का पलटवार। उधर रूस पर भी यूक्रेन की सेना लगातार हमले कर रही है। इन हमलों में रूस के नागरिक ठिकाने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तो निशाने पर ही है। व्यापारिक ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सेना ने बेलगोरोद में ड्रोन अटैक किया। बताया जा रहा है कि यहां ड्रोन हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हालांकि रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया। ज़ेलेंस्की के जवानों ने कुर्स्क के क्षेत्र को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से इन क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर हमला तो किया है, साथ ही बुनियादी ढांचे पर भी निशाना साधा। यूक्रेन के जवानों ने रूस की राजधानी मॉस्को को भी दहलाने का प्रयास किया। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। तस्वीरें आपने देख ली कि किस तरीके से जो दहलाने की कोशिश है वो अब भी उसी तरीके से चल रही है जैसे 4 साल पहले इस जंग की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस जंग के बीच में पुतिन को एक बड़ा झटका मिला है और अब तक बातचीत के टेबल पर पुतिन का साथ देने वाले ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति आवास पर हुए हमलों को लेकर के एक बड़ा बयान भी दे दिया है। वो बयान क्या है, आपको सपोर्ट में दिखाते हैं। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन पर भीषण अटैक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के भी रूस पर जबरदस्त अटैक जारी है। लेकिन इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति आवास पर ड्रोन अटैक हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। रूस ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया, तो वहीं यूक्रेन ने इन हमलों के आरोपों को सिरे से नकार दिया। इस बीच रूस ने पुतिन के आवास पर हुए हमलों के सबूत अमेरिका को सौंपे। उधर खबर है कि CIA ने हमलों को लेकर एक रिपोर्ट राष्ट्रपति पुतिन को सौंपी।
इधर जानकारी मिली कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मान लिया कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर हमला नहीं किया। बताया जा रहा है कि पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई हमला हुआ था। उन्होंने माना कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसे किसी हमले का ठोस सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास को निशाना बनाया। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया था कि यूक्रेन ने उत्तर पश्चिमी नोवगोरोड क्षेत्र में स्थित पुतिन के सरकारी निवास पर ड्रोन अटैक किए थे। हालांकि उन्हें रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। उधर वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के एक्शन के बाद ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर तानाशाहों से निपटने का यही तरीका है तो अमेरिका जानता है कि आगे क्या करना है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का ये बयान राष्ट्रपति पुतिन के संदर्भ में था। हालांकि ज़ेलेंस्की ने बयान में किसी का नाम नहीं लिया। फिलहाल रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी हैं और कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में समझौता कैसे होगा, ये समझना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बढ़ते हैं वेनेजुएला की खबर की तरफ, जो कि विस्फोट की दूसरी बड़ी जानकारी है कि वेनेजुएला में यूएस आर्मी के एक्शन से एक जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है कि उसमें क्यूबा के 32 जवान मारे गए हैं। ये जानकारी भी मिली है कि मादुरो की सुरक्षा में ये जवान तैनात थे, जो कि क्यूबा में 80 लोगों के मारे जाने की जानकारी आई थी। लेकिन इस बीच ये जानकारी मिली है कि वेनेजुएला में क्यूबा के 32 जवान मारे गए हैं और ये सभी जो जवान थे वो मादुरो की सुरक्षा में तैनात थे और क्यूबा में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक इसी वजह से घोषित कर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से बार बार ऐसे वीडियोस हैं जो कि जारी किए जा रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे उसने मात्र 59 मिनट के भीतर पूरी जो कार्रवाई है वो की, पूरा एक्शन लिया, मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाया। और अब ये जानकारी मिल रही है कि उनकी सुरक्षा में जो क्यूबा के जवान तैनात थे उनमें से 32 जवानों की मौत हो गई है। हालांकि अब राष्ट्रीय शोक का ऐलान क्यूबा में 2 दिन का घोषित कर दिया गया है। इस सब के बीच एक जानकारी ये भी मिल रही है वेनेजुएला को लेकर के कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की पेशी भी करवाई जाएगी। अमेरिका की कोर्ट में ये पेशी होने वाली है और उसके बाद क्या कुछ होता है उस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। ट्रंप का एक बार फिर से बयान पर पलटवार सामने आया है। अपने बयान से वो पलटी मार गए हैं। पहले उनकी तरफ से कहा गया था कि अब अमेरिका वेनेजुएला में पूरी तरीके से शासन स्थापित करेगा, वहां पर उनकी सत्ता होगी। लेकिन जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, वो इससे पलट जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और हम ये नहीं करने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को लेकर के अमेरिका की तरफ से बार बार ये चेतावनी दी जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि वो अपना देश छोड़ दे और इसके साथ उन्हें एक सेफ पैसेज दिया जाएगा ताकि वो उस देश को छोड़ करके जा सके। लेकिन इन सब के बीच मादुरो पर कार्रवाई की गई। अमेरिकी कार्रवाई का एक नया वीडियो सामने आया है। MH-47G चिनूक हेलीकॉप्टर से उतरते हुए कमांडो दिखाई दिए हैं। विस्फोट में हमने आपको बताया भी था कि चिनूक का इस्तेमाल भी किया गया है। बिल्डिंग की छत पर उतरते हुए अमेरिकी कमांडोज देखे गए हैं। बैकग्राउंड में फायरिंग की आवाज सुनाई दी जा रही है। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो आप चिनूक हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। इसके सारे रस्सियों के माध्यम से किस तरीके से जो ये जवान है अमेरिका के वो उतरते हुए नजर आते हैं और ये उसके बाद कार्रवाई वहां पर करते हैं। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये आपको लगेगा कि कोई हॉलीवुड मूवी का सीन चल रहा है, लेकिन ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा लिखी गई एक ऐसी पटकथा है जिसने एक बार फिर से एक राष्ट्र के पूरे इतिहास को झकझोर करके रख दिया है। अब वेनेजुएला में जो ये कार्रवाई की गई है उसे लेकर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को
तेल के खजाने से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो तस्वीरें हैं, दो पूरी खबरें हमने आपको समझा दी कि क्या है। क्यूबा के जो जवान थे वो तैनात थे, लेकिन उनकी जान चली गई है। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक क्यूबा में भी घोषित किया गया उनके लिए। एक तस्वीर ये देख लीजिए, चिनूक का है। ये हेलीकॉप्टर चिनूक से उतरते हैं कमांडो, और बिल्डिंग की छत पर उतरते हुए ये कमांडोज देखे गए हैं। बैकग्राउंड में फायरिंग की आवाज भी जबरदस्त तरीके से सुनाई दे रही है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये पूरा जो ऑपरेशन से जुड़ा हुआ वीडियो है उसे साझा किया गया है। किस तरीके से वो दरवाजा काट करके अंदर घुस गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति के कमरे की ओर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पहले भाग पाते सेफ पैसेज की तरफ या सेफ दरवाजे की तरफ, उसके पहले उन्हें और उनकी पत्नी को बंधक बना दिया था। वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की, जिसके बाद अब भी अमेरिकी सेना एक्शन को लेकर के तैयार नजर आ रही है। इन सब के बीच ट्रंप ने दूसरे देशों को चेतावनी दी है। अब देखिए, अब और भी देशों को उसमें उन्होंने शामिल कर लिया है। आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप के निशाने पर अब वो कौन से 2 देश हैं जो हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, ये भी जानिए। अमेरिका का वेनेजुएला में एक्शन, दूसरे देशों को चेतावनी। ट्रंप की नीति से दुनिया की मुश्किल बढ़ी। वेनेजुएला में अमेरिकी कमांडो ने ऑपरेशन किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण किया और उन्हें अमेरिका ले गए। देखने में भले ही ऐसा लगे कि ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अभी भी कैरिबियन सी में अमेरिकी सेना का जमावड़ा लगा है। अभी भी प्यूर्टो रिको और दूसरे बेस पर अमेरिकी एयरफोर्स की हलचल जारी है। अमेरिकी सेना की हलचल के बीच ट्रंप ने ऐसी चेतावनी दी जिससे यह सवाल खड़ा हो गया कि कहीं अमेरिका के इन एक्शन से विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि इससे अमेरिका का सीधे तौर पर चीन और रूस जैसी महाशक्तियों से टकराव हो सकता है। ट्रंप ने क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको पर ड्रग्स कार्टेल चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहां से अमेरिका में ड्रग्स पहुंचते हैं, जिससे वहां लोगों की जान जाती है। हालांकि वेनेजुएला में भी अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर एक्शन शुरू किया था। लेकिन बाद में यह लड़ाई तेल के खेल में बदल गई और अब दूसरे देशों में मौजूद प्राकृतिक संसाधन ही ट्रंप के एक्शन की वजह बन सकते हैं। मैक्सिको चांदी उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है, जबकि सोने के उत्पादन के मामले में भी मैक्सिको टॉप 10 देशों में शामिल है। माना जा रहा है कि यहां लिथियम के भी बड़े भंडार हैं। इसके अलावा कोलंबिया कोयला उत्पादन के मामले में
लैटिन अमेरिका सबसे बड़ा देश है। निकल के उत्पादन के मामले में क्यूबा टॉप देशों में शामिल है। निकल का इस्तेमाल बैटरी के निर्माण में होता है। माना जा रहा है कि अमेरिका इन देशों के संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है, फिर चाहे वहां की सरकारें खुद अमेरिका का प्रभुत्व स्वीकार कर ले या फिर अमेरिका सैन्य ताकत के दम पर वहां की सरकार को झुका दे। इसके अलावा अमेरिका के निशाने पर जो भी देश है वहां से अमेरिका के कारोबारी हित जुड़े हो सकते हैं। पनामा के पास से होकर अमेरिका के करीब 40 कंटेनर गुजरते हैं। यहां अमेरिका के कंटेनरों से ज्यादा शुल्क वसूलने का आरोप लगाया जा चुका है। इसके अलावा अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर भी है। माना जा रहा है कि अमेरिका की नजर यहां मौजूद ऑयल और रेयर अर्थ मिनरल पर है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी अमेरिका की नजर है। पाकिस्तान से इस संबंध में डील पहले ही हो चुकी है। अमेरिका ताइवान का साथ देता रहता है। माना जा रहा है कि ताइवान में मौजूद लिथियम के भंडार पर भी अमेरिका की नजर है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई इस बात का सबूत है कि अमेरिका सबसे ऊपर अपने कारोबारी हितों को रखता है। अब अमेरिका के विपक्षी नेता भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। फिलहाल आशंका यही है कि कहीं अमेरिका की आगे की कार्रवाई दुनिया को एक और विश्व युद्ध के कगार तक न पहुंचा दे, क्योंकि इसमें एक और तो अपनी भारी भरकम सेना के साथ अमेरिका होगा, जबकि दूसरे कोने पर रूस और चीन जैसी महाशक्तियां होंगी। तो अमेरिका ने किसी चेतावनी दी है, आप समझ गए होंगे, कोलंबिया को लेकर के और साथ ही ग्रीनलैंड को लेकर के ये चेतावनी जारी की गई है। लेकिन वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन से अब दक्षिणी अमेरिका में सनसनी फैल गई है और ट्रंप की धमकी के बाद कोलंबिया की टेंशन भी बढ़ गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो, जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग तक बुला ली है और सीमा पर अपनी सेना को तैनात कर दिया है। पहले वेनेजुएला, अब कोलंबिया की बारी। क्या मादुरो के बाद अब पेट्रो? ड्रग्स वॉर या साम्राज्यवाद? तेल भंडार पर नजर या कुछ और बात? काराकास में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉर्ट, दिन 3 जनवरी 2026, समय 2 बजे, जगह वेनेजुएला की राजधानी काराकास। Marico, llegamos a tiempo a la casa, yo. लैटिन अमेरिका के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा जा चुका है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बीते 3 जनवरी को अमेरिका ने देर रात करीब 2 बजे के आसपास कई धमाके किए। अमेरिका के धमाकों के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास दहल उठा। अमेरिका की डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉर्ट करीब 59 मिनटों तक चला।
डेल्टा फोर्स वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गए। बाद में न्यूयॉर्क लाकर उनकी गिरफ्तारी की गई। सबसे पहले ट्रंप ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। अब मादुरो को न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश किया जाना है। अमेरिका ने वेनेजुएला में किए गए कार्रवाई का नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व रखा था। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक इसके कई महीनों तक तैयारी और रिहर्सल हुई थी। मारे लागो में ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मादुरो के पकड़ने के अभियान की प्रशंसा की और अमेरिकी सैन्य शक्ति और क्षमता की तारीफ की। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार को अमेरिका नियंत्रण मिलेगा और वेनेजुएला में बर्बाद हो चुके तेल उद्योग को फिर से ठीक करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करके अमेरिकी कंपनियों को जिम्मा सौंपा जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल मूल्य का कच्चा तेल है, जो कि दुनिया के वैश्विक भंडार का लगभग 5वां हिस्सा है। उधर वेनेजुएला में कार्रवाई के बाद कोलंबियाई सरकार में भी दहशत का माहौल है। वेनेजुएला में कार्रवाई के बाद कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग के बाद पेट्रो ने ट्रंप की नीतियों का विरोध किया और कहा कि सीमा को सुरक्षित करने के लिए अहम घोषणा की गई। कोलंबियाई सरकार ने 2219 किलोमीटर की सीमा को मजबूत करने की घोषणा की। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को ट्रंप की धमकी। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो कोकीन बना रहे हैं। पेट्रो कोकीन संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहे हैं। गुस्तावो पेट्रो को सावधान रहना होगा। पेट्रो ने अमेरिकी कार्रवाई को संप्रभुता पर हमला बताया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मादुरो को हटाने से पेट्रो के लिए मुश्किल सवाल खड़े होते हैं, जो पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर आने के बाद से ट्रंप के साथ शब्दों की जंग में लगे हुए हैं। हाल के महीनों में कोलंबियाई नेता ने कैरिबियन में वॉशिंगटन के सैन्य अभियान की निंदा की और आरोप लगाया कि एक कोलंबियाई मछुआरे को क्षेत्रीय जल में मार दिया गया था, जिससे ट्रंप का गुस्सा बढ़ गया। दूसरी ओर इसके जवाब में व्हाइट हाउस ने पेट्रो पर प्रतिबंध लगाए और ट्रंप ने उन्हें ठग और एक अवैध ड्रग डीलर कहा। माना जा रहा है कि इस समय पेट्रो चिड़चिड़े हैं, क्योंकि वो ट्रंप और उनकी धमकियों को अब खाली नहीं बल्कि वास्तविक संभावनाओं के रूप में देखते हैं। जहां जहां तेल के स्रोत है वहां वहां अमेरिका का दखल देखने को मिलता है और इसकी एक बड़ी वजह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तेल का जो खेल का रिश्ता है वो बेहद करीब है। कैसे, जानिए। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता होता है तेल को लेकर के, तेल के व्यापार को लेकर के डॉलर में करने की सहमति बन जाती है कि तेल का व्यापार डॉलर में किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही देशों की करेंसी अलग होती है। अमेरिका सैन्य सहायता और सुरक्षा देने तक पर राजी हो जाता है कि तेल तो खरीदेगा ही, उसके साथ साथ ये चीजें भी उसे उपलब्ध करवाएगा। दुनिया में तेल का व्यापार की जो मुद्रा होने से डॉलर मजबूत होने लग जाता है। चीन को तेल का निर्यात वेनेजुएला की तरफ से किया जा रहा था और यही वजह है कि चीन अभी भी वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। युआन को मजबूत करना चीन चाहता था। चीन चाहता है, ये युआन चीन की मुद्रा है, चीन चाहता है कि उसके देश की मुद्रा भी मजबूत हो।
युआन को मजबूत करने की वजह से ही उसने ये कदम उठाए थे। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि वेनेजुएला पर जो एक्शन लिया गया है उसके बाद से कोलंबिया अमेरिका के निशाने पर आ गया है। और आखिरकार कोलंबिया पर अमेरिका ने हमले का कौन सा बहाना बनाया है वो भी जान लीजिए। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पेट्रो कोकीन बना रहे हैं और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहे हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मादुरो का नाम लिए बिना पेट्रो ने वॉशिंगटन की कार्रवाई को लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया था। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने कहा था कि इससे मानवीय संकट पैदा होगा। गुस्तावो पेट्रो ट्रंप द्वारा कैरिबियन में कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जहाजों से निपटने के लिए किए गए सैन्य तैनाती के मुखर आलोचक रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी रणनीति के तहत वो कोलंबिया में मादक पदार्थों के उत्पादन की प्रयोगशालाओं पर हमला करने से इनकार नहीं करेंगे। यूएस राष्ट्रपति के इस बयान की पेट्रो ने आक्रमण के खतरे के रूप में निंदा की थी। अमेरिका के डर से कोलंबिया ने इमरजेंसी मीटिंग की। कोलंबियाई राष्ट्रपति पेट्रो ने इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग में पेट्रो ने ट्रंप की नीतियों का विरोध किया। पेट्रो ने सीमा को सुरक्षित करने के लिए घोषणा की। धमकी के बाद कोलंबिया ने सीमा पर भेजी सेना। पेट्रो ने वॉशिंगटन के सैन्य अभियान की निंदा की। कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई यूएनएससी की मीटिंग। उधर वेनेजुएला पर हमला और राष्ट्रपति मादुरो को अपने साथ ले जाने वाली अमेरिकी कार्रवाई को लेकर कोलंबिया डरा हुआ है। यूएन सुरक्षा परिषद कोलंबिया के अनुरोध पर रूस और चीन के समर्थन से बैठक करने वाली है। इस ऑपरेशन की कई देशों ने निंदा की है, जिसमें चिली, मैक्सिको, चीन, क्यूबा, फ्रांस, ईरान, उत्तर कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस शामिल हैं। तो दूसरी ओर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पेरू के राष्ट्रपति जोस जेरी जैसे अन्य विश्व नेताओं ने घटनाक्रम की प्रशंसा की है। वेनेजुएला के विदेश में रहने वाले प्रवासियों ने फ्लोरिडा में मादुरो की गिरफ्तारी का जश्न मनाया। जहां अमेरिका में वेनेजुएला की सबसे बड़ी आबादी रहती है, तो कई देशों में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन भी हुए। हालांकि कुछ देश इस घटना का लगातार विरोध कर रहे हैं। चीन ने तो मादुरो को तुरंत रिहा करने की बात कही। अब सबकी निगाहें मादुरो को कोर्ट में पेश होने और उन पर सुनाई जाने वाली सजा पर है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों में तय होगा कि क्या यहाँ एक नए युग की शुरुआत होगी या एक और खूनी अध्याय शुरू होगा। हालांकि एक सच ये भी है कि अमेरिका के अंदर ही ट्रंप का विरोध हो रहा है इस पूरी घटना को लेकर के। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि वेनेजुएला में अमेरिकी कमांडो के एक्शन की पूरी कहानी क्या रही। उन कमांडो के एक्शन के बारे में जानिए जिसे पूरा करने में इस पूरे ऑपरेशन को मात्र 59 मिनट का वक्त लगा है और एक देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने महल से ही अगवा कर लिया गया। वेनेजुएला की एक सामान्य सी रात थी कि अचानक जमीन के बेहद करीब उड़ान भरते हुए अमेरिकी हेलीकॉप्टर वेनेजुएला की सीमा में दाखिल हुए। इन हेलीकॉप्टर में अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कमांडोज सवार थे। ये हेलीकॉप्टर तेजी से वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े। इन हेलीकॉप्टरों को अमेरिका के फाइटर जेट्स सुरक्षा दे रहे थे ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। राष्ट्रपति भवन के कैंपस में डेल्टा फोर्स के कमांडो उतरे और बहुत तेजी से अपने मिशन की ओर बढ़े।
कमांडोज ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजों को विशेष टूल्स से तोड़ा, जो नहीं टूटे उन्हें काट दिया गया और ये सब कुछ बेहद तेजी से किया गया। और ये पूरा ऑपरेशन महज 59 मिनट में पूरा कर लिया गया। बताया गया कि जब कमांडो राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए तब राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सो रहे थे। अचानक कमांडो को देखकर वो चौंक गए। मादुरो तेजी से सेफ रूम की ओर भागे, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाते गेट बंद हो पाता, कमांडो ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर बहुत तेजी से हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिका के जंगी जहाज पर लाया गया, जो वेनेजुएला की सीमा के बाहर था। मादुरो की जो पहली तस्वीर सामने आई उसमें वो हथकड़ियां पहने हुए दिखाई दिए थे। उनकी आंखों पर काली पट्टी थी, उनके कानों पर विशेष हेडफोन थे ताकि उन्हें बाहर की कोई आवाज सुनाई न पड़े। जहाज से मादुरो को अमेरिका के मेनलैंड में लाया गया। यहां उन्हें हेल्थ चेकअप के बाद जेल भेज दिया गया। इस 59 मिनट के ऑपरेशन पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस दौरान वेनेजुएला की ओर से एक भी गोली नहीं चली? इस बीच खबर है कि अमेरिका वेनेजुएला में शासन नहीं करेगा। इस बात के संकेत विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वेनेजुएला के शासन में अमेरिका कोई भूमिका नहीं निभाएगा। हालांकि उन्होंने वेनेजुएला पर प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहने के संकेत दिए। रूबियो ने कहा कि प्रतिबंधित तेल टैंकर्स की नाकेबंदी अब भी लागू है और अब ये एक जबरदस्त दबाव का तरीका है, जो तब तक बना रहेगा जब तक हम ऐसे बदलाव नहीं देखते, जो न केवल अमेरिका के सर्वोपरि राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि वेनेजुएला के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर भी ले जाते हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर रोड्रिगेज सही काम नहीं करती तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले रोड्रिगेज ने मादुरो को देश से ले जाने की अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की थी और अमेरिका से उन्हें वापस लौटाए जाने की मांग की। फिलहाल वेनेजुएला में कार्यवाहक सरकार अपना काम कर रही है। हालांकि देश में अनिश्चितता के बीच लोग दहशत में हैं। इस बीच माना जा रहा है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिका का कब्जा हो सकता है और यहाँ काम करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को इजाजत मिल सकती है। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी यही है कि वेनेजुएला का सियासी भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं ईरान की, क्योंकि ईरान में भी बवाल चल रहा है। ईरान के हर शहर, हर गली में आवाजें गूंज रही हैं। व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं और सत्ता के खिलाफ बगावत के जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं और अब जानकारी ये है कि वो चुपचाप दूसरे देश भागने की फिराक में। ईरान में बेकाबू हालात, खामनेई की रूस भागने की साजिश, देश के अंदर तांडव, सत्ता के शीर्ष पर भूचाल। ईरान में पिछले दिनों शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की आग सुलगती ही जा रही है। इस बीच अब बड़ी खबर सामने आई। देश में बढ़ती बगावत की आग के बीच सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामनेई मॉस्को भाग सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान में खामनेई का शासन गिर जाता है तो मॉस्को जा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 86 वर्षीय खामनेई तब तेहरान छोड़कर अपने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ देश से निकल जाएंगे अगर उनकी सुरक्षा एजेंसियां बढ़ते प्रदर्शनों को दबाने में नाकाम रहती हैं या शांति के बीच उनका साथ छोड़ देती हैं। खामनेई के लिए प्लान बी ये है कि वो अपने बेहद करीबी सहयोगियों और परिवार के साथ, जिनमें उनका बेटा और नामित उत्तराधिकारी मोस्तबा भी शामिल है, देश छोड़ सकता है। इस प्लान के तहत वो अपने करीबी लगभग 20 सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ ईरान छोड़ सकते हैं।
क्या है खामनेई का प्लान बी? क्या खामनेई की तख्ता पलट तय है? क्या खामनेई भागने की फिराक में है? क्या ईरान अब एक बड़ा भूचाल देखने वाला है? इससे पहले दिसंबर 2024 में सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और खामनेई दोनों के सहयोगी थे, विद्रोहियों के सत्ता पर कब्जा के बाद मॉस्को भाग गए थे। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ।